गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज चैप्टर 8 ऑफ ग्रुप्स एंड रिंग्स, यूक्लिडियन रिंग्स। ठीक है, अभी तक हमने इस बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 8 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, यूक्लिडियन रिंग से को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे सो डैट इस चैप्टर के अंदर जितनी भी थ्योरम्स हम करें, जितने भी हम एग्जाम्पल्स करें, वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन समझने का इसमें बहुत कुछ है। तो जो आज की टर्मिनोलॉजीज हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि आगे उनका डायरेक्ट यूज़ आएगा थ्योरम्स के अंदर। ठीक है, कुछ 7 to 8 टर्म्स हैं। उसके बाद आज ही की वीडियो में हम देखेंगे यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से अपनी थ्योरम्स को कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो हमारे पास इसमें डेफिनेशन है वो है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी एक कॉम्यूटेटिव रिंग के अंदर क्या होती है, डेट इज डिविजिबिलिटी इन अ कॉम्यूटेटिव रिंग। इसके अलावा रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सेवेंथ ऑलरेडी अपलोडेड है। सेवेंथ की अभी सिर्फ 2-3 वीडियोस आई हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट भी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर चेक कर सकते हो, अगर आपको उन चैप्टर्स में से किसी में भी हेल्प चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डेफिनेशन, डेट इज डिविजिबिलिटी इन अ कॉम्यूटेटिव रिंग। लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी आपके पास दो एलिमेंट्स हैं आर के। वी से दैट जीरो डज नॉट बिलोंग टू ए डिवाइड्स बी। दैट इज जो हमारे पास ए डिवाइड बी है, जहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए की जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये चीज़ आपने नंबर थ्योरी के अंदर सेकंड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ रखे है कि ए डिवाइड बी का मतलब क्या होता है, कि हमारे पास एक ऐसा इंटीजर सी मिल जाएगा सच डैट बी इज इक्वल टू ए सी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आपके पास आर कोई कॉम्पिटेटिव रिंग है और ए बी एलिमेंट्स किसके हैं, आर के। वहाँ पर हम ऐसे ही कोई भी एलिमेंट्स ले लेते थे इंटीजर्स में से, बट यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स होने चाहिए उसी रिंग आर के जो हमारे पास कॉम्पिटेटिव रिंग है। और हमारे पास ये जो ए है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ए डिवाइड बी हम कब कहेंगे, जब हमारे पास एक ऐसा सी मिल जाए सच डैट बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिविजिबिलिटी इन अ कॉम्पिटिटिव रिंग। बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बस इनका आगे यूज़ आएगा इस बार हमें, इसलिए हमें इनसे एक बार गो थ्रू होना है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर आपके पास ए डिवाइड कर रहा है बी को और बी डिवाइड कर रहा है सी को, तो ए हमारे पास हमेशा डिवाइड करता है सी को। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास रिंग के पास यूनिटी है तो वन हमेशा डिवाइड करता है एक्स को, जहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है आर को। यानी कि वन जो है हर एलिमेंट से, यानी कि हर एलिमेंट के लिए x इज इक्वल टू 1 से, इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, और आपके पास इंटीजर्स की रिंग के अंदर, इंटीजर्स की रिंग के अंदर देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लो आपके पास रिंग जो है इंटीजर्स के, तो ये आप क्या कह पाओगे, 2/7 नहीं कह पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो C बिलोंग कर रही है R में से ही करना चाहिए, और R हमारे पास इंटीजर्स की रिंग है। तो हमारे पास यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 2 इंटू, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7/2, तभी तो इसका मल्टीपल आ पाएगा ना। मतलब 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 7 आ जाए। तो हमारे पास नंबर मिल रहा है 7/2, बट हमें तो इंटीजर लेना है। क्या 7/2 इंटीजर है, इंटीजर तो नहीं है, इसका मतलब 2 डज नॉट डिवाइड 7। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 7। कुछ भी आप बोलिए, बात एक ही है। हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि a इज़ फैक्टर ऑफ b, a डिवाइड्स b, या फिर ये भी कह सकते हैं कि b इज़ मल्टीपल ऑफ a। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है, बस यही ध्यान में रखना है कि जो C मिले वो भी उसी रिंग का ही एलिमेंट मिले। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है यूनिट एलिमेंट की। चलिए देख लेते हैं। यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट 1 एन एलिमेंट ए बिलोंग टू आर इज अ यूनिट ऑफ आर इफ ए डिवाइड 1, that is if there exists an element b belong to r such that a dot b is equal to 1। देखो r आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, यानी कि
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब ही यही होता है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हर रिंग ही होल्ड करती है, क्योंकि एवरी रिंग इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, यूनिटी एलिमेंट होगा वन एन एलिमेंट ए बिलोंग टू आर। एक एलिमेंट ए को आप यूनिट कब कहोगे आर की, जब आपके पास ए डिवाइड करते हैं वन को, यानी कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए बी, एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए बी सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब जैसे आप Z5 Z7 इस तरीके से अगर हम ग्रुप लेंगे तो हमें इजीली ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, इस तरीके से हमें देखना है। ठीक है, कि हमारे पास Z प्लस एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो जब दो ऑपरेशन दिए हों तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वहाँ कॉम्यूटेटिव होता है। उस तरीके से ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी है कि एडिशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो वाले सारे कंसेप्ट्स। बाकी जहाँ पर भी इनकी जो थ्योरम्स आएंगे इस चैप्टर के अंदर, वहाँ पर जो भी यूज़ होगा वहाँ मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँगी। ठीक है, प्लस एक और बात है इसके अंदर, हमारे पास यूनिट्स हम किसे कहेंगे, यूनिट्स हम उन एलिमेंट्स को कहेंगे आर के जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ए के लिए आपको ए को हम यूनिट तब कहेंगे जब आपके पास ऐसा बी मिल जाए सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू वन। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास बी क्या है, वन बाई ए। ठीक है, तो हमारे पास वो एलिमेंट्स आर की यूनिट हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। अब यहाँ पे वन बाई ए क्या होगा, ए इन्वर्स, अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही ना तो बी की वैल्यू ही ना आ पाती। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ हमें कही गई है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है एसोसिएट्स। एसोसिएट्स इतना आगे यूज़ नहीं होगा, बट फिर भी हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एसोसिएट्स क्या होता है, मान लो आपके पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग है आर जिसमें यूनिटी एलिमेंट है, यानी कि आपके पास उस रिंग के पास यूनिटी एलिमेंट है। टू एलिमेंट्स ए बी आर एसोसिएट, ए और बी को एसोसिएट हम तब कहेंगे आर के अंदर अगर आपके पास ए इज इक्वल टू यू बी है, ए इज इक्वल टू यू बी है। ठीक है, दो एलिमेंट्स ए बी को हम एसोसिएट तब कहेंगे जब आपके पास ए इज इक्वल टू यू बी है फॉर सम यूनिट यू इन आर, जहाँ पर यू आपके पास क्या होना चाहिए, आर की यूनिट। ठीक है, तो एक तरीके से बस ये आपके पास कंडीशन है, याद रखना। आपको अगर चेक करना है ए और बी एसोसिएट्स है या नहीं, तो आपको यही चेक करना है कि ए इक्वल टू यू बी के इक्वल आर है या नहीं, वेयर यू इज अ यूनिट ऑफ आर। ठीक है, आपके पास देखो यूनिट जो है आर के अंदर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यूनिटी हमेशा ग्रुप के पास रिंग के पास एक ही होती है, यूनिटी एक ही होती है, और यूनिट एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तभी यहाँ पर हमारे पास ये स्पेशली मेंशन भी कर रखा है कि अगर एक भी यूनिट हमें ऐसे मिल जाए, एक भी यू की वैल्यू ऐसे मिल जाए, तो हमारे पास वो एसोसिएट्स बन जाएंगे। यानी कि हर यूनिट के लिए ये कंडीशन होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एसोसिएट्स के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है प्राइम एलिमेंट। चलिए देख लेते हैं हमारे पास प्राइम एलिमेंट क्या होता है। प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन है एन एलिमेंट पी ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी इज कॉल्ड प्राइम एलिमेंट। एक एलिमेंट है आपके पास स्मॉल पी कॉम्यूटेटिव रिंग आर का जिसमें यूनिटी भी है, उसको आप प्राइम एलिमेंट कब कहोगे, जब एक तो आपके पास P जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, P यूनिट ना हो और हर ए बी बिलोंग टू आर आपके पास इस तरीके से मिलना चाहिए। डैट इज अगर आपके पास P ए बी को डिवाइड कर रहा है तो या तो P ए को डिवाइड करेगा और या फिर P बी को डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि P ना A को डिवाइड कर रहा है ना B को और वो P ए बी को डिवाइड कर रहा है। यानी कि आप P जो एक एलिमेंट है कॉम्यूटेटिव रिंग का, उसको प्राइम एलिमेंट होने के लिए कौन से दो कंडीशन रिक्वायर्ड है,
एक तो वो यूनिट ना हो, दूसरा अगर p डिवाइड कर रहा है ए बी को तो हमारे पास या तो p डिवाइड करना चाहिए a को या फिर हमें p डिवाइड करना चाहिए b को। ऐसा नहीं है कि अगर p ना तो a को डिवाइड करे और ना ही b को डिवाइड करे तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि p प्राइम भी हो और p a b को भी डिवाइड करो। तो हमें ये कंडीशन यहाँ से पता चल गई। अगर p हमें पता चल रहा है कि a b को डिवाइड कर रहा है प्लस p प्राइम भी है तो या तो p a को डिवाइड करेगा या फिर b को डिवाइड करेगा। इसके बाद अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म। आई होप आपको ये 4 टर्म अच्छे से क्लियर हो गई होंगे। डिविजिबिलिटी, प्राइम एलिमेंट, एसोसिएट्स और यूनिट एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो है इररिड्यूसिबल एलिमेंट। इररिड्यूसिबल एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट पी ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी। आपके पास जो कॉम्यूटेटिव रिंग आर है उसके पास यूनिटी भी है, उसको हम जो उसमें से एक एलिमेंट ले लिया हमने p, और इस p को हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट तब कहेंगे जब आपके पास पहली कंडीशन p यूनिट ना हो, p हमारे पास उस रिंग की यूनिट ना हो। सेकंड देखो, p जो है इररिड्यूसिबल है, इसका मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है वो रिड्यूस ना हो सके। इसका मतलब p के पास हमें प्रॉपर फैक्टर्स ना मिल पाए। p के लिए हमें ऐसे प्रॉपर फैक्टर्स ना मिल पाए, डेट इज p इज इक्वल टू ए बी। यानी कि अगर हम इसके लिए हमारे पास ये दो फैक्टर्स ना मिल पाए और अगर p को ए बी की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो a या b में से कोई एक यूनिट होना चाहिए उस रिंग की। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। p जो है हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी का एलिमेंट, यानी कि इस केस के अंदर रिंग क्या होगी? रिंग विद यूनिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। और हम एक एलिमेंट लेंगे p, उसको हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट तब कहेंगे जब एक तो हमारे पास p यूनिट ना हो, दूसरा p के पास हमारे पास दो हमें प्रॉपर फैक्टर ना मिल पाए। और अगर हम p को a इंटू बी की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमारे पास या तो a ज़ीरो होना चाहिए, a यूनिट होना चाहिए, या फिर b हमारे पास यूनिट होना चाहिए उस रिंग r की। ठीक है, तो ये था हमारे पास इररिड्यूसिबल एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे गॉसियन इंटीजर हमारे पास क्या है। गॉसियन इंटीजर का एक थ्योरम के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। गॉसियन इंटीजर के अंदर हमारे पास डेफिनेशन है, अ गॉसियन इंटीजर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, जहाँ पर आपके पास ये a और ये b दोनों ही कहाँ पर है? z के अंदर से, इंटीजर्स के अंदर से। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास a और b कहाँ से आते हैं? रियल से। और यहाँ पर हमारे पास a और b स्पेसिफिक केस है जिसके अंदर a और b हमारे पास आ रहे हैं z से। We denote the set of all Gaussian integers by zi। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं और आपके पास इसके अंदर एलिमेंट आएंगे a प्लस आयोटा b फॉर्म के, वेयर a b बिलोंग टू z। ठीक, इसके अंदर हमारे पास ये जो आई है ये आयोटा की तरह ही ट्रीट हो रहा है, इसका और अलग मतलब कोई नहीं है। ए बी इंटीजर होंगे, बस यही एक नया केस है। पहले हम कॉम्प्लेक्स के केस में ए बी को रियल लेते थे, तो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होते हैं? मान लो आपके पास ए जो है एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है इंटीग्रल डोमेन का। ए आपके पास क्या है? एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है इंटीग्रल डोमेन का। अब ऑलरेडी ये जो टर्म है इंटीग्रल डोमेन हम पढ़ चुके हैं, बट जस्ट यहाँ पर हमारे पास ये टर्म दोबारा आई है तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास इंटीग्रल डोमेन वो कॉम्यूटेटिव रिंग होती है जिसके पास ज़ीरो डिवाइजर ना हो। इंटीग्रल डोमेन वो कॉम्यूटेटिव रिंग थी, हमने चैप्टर 5 के अंदर डिटेल में किया था, एक थ्योरम भी की थी इसी से रिलेटेड। तो हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग जिसके पास ज़ीरो डिवाइजर ना हो उसे हम क्या कहते थे? इंटीग्रल डोमेन। तो हमारे पास यहाँ पर है, लेट ए बी अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर, देन द यूनिट्स ऑफ आर एंड एसोसिएट ऑफ ए। आर की जितनी भी यूनिट्स हैं
और जो हमारे पास ए के एसोसिएट्स हैं वो ऑलवेज क्या होंगे, डिवाइजर्स ऑफ ए। दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल और इम्प्रॉपर डिवाइजर। इससे पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर टर्म हमने ग्रुप में भी पढ़ रखा है और रिंग में भी। ग्रुप में हमने क्या देखा था कि हमारे पास हर ग्रुप का जो सब ग्रुप है दो तो आते ही आते हैं, एक तो सिर्फ आइडेंटिटी वाला और एक हमारे पास खुद वो ग्रुप। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ए अगर नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया है इंटीग्रल डोमेन का, और हमारे पास जो आर की जो यूनिट्स हैं और एसोसिएट्स ऑफ ए आर ऑलवेज डिवाइजर्स ऑफ ए, ठीक है। और इन्हें हम यानी कि जो आपके पास आर की यूनिट्स हैं और ए के एसोसिएट्स हैं वो हमेशा डिवाइजर होंगे, चाहे कोई भी केस हो। तो इसलिए उन डिवाइजर को हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल, और बाकी जितने भी हमारे पास बचे उन्हें हम कहेंगे प्रॉपर डिवाइजर और नॉन ट्रिवियल डिवाइजर्स। बाकी इसको जब हम एग्जांपल्स देखेंगे कुछ और क्लियर होगा। जैसे कि अभी हम देखें तो हमारे पास अगर 6 या मैं ले लूँ कि 5 मेरे पास क्या है, एक इंटीजर। इसके लिए मेरे पास +-1 और +-5 ये मेरे पास क्या हो गए, प्रॉपर डिवाइजर्स। ये मेरे पास क्या हो गए, प्रॉपर डिवाइजर, सॉरी इम्प्रॉपर डिवाइजर, क्योंकि ये तो होंगे ही होंगे। अब 5 के तो कुछ फैक्टर्स बनते नहीं। मान लो 6 के लिए जैसे मैंने ये जो +-2 और +-3 है ये क्या बन गए मेरे पास, नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर। और 5 के हमारे पास फैक्टर्स नहीं बनते तो यहाँ पर हमारे पास इसके सिर्फ प्रॉपर ही बनेंगे, सॉरी इम्प्रॉपर ही बनेंगे। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर आ गए और ये हमारे पास प्रॉपर आ गए, ठीक है। 6 के केस में ही अगर आप ये दो एग्जाम्पल देखो, ये जो 4 नंबर्स हैं ये क्या बन रहे हैं, इम्प्रॉपर, ठीक है। तो वो खुद और उसकी यूनिट मतलब उस नंबर के एसोसिएट्स और उस रिंग की यूनिट्स हमेशा क्या बनते हैं, इम्प्रॉपर। और जो बाकी के डिवाइसेस बच गए वो सारे आ जाएंगे प्रॉपर के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, अगर इनमें से आप एक आध टर्म स्किप भी करें तो भी जब थ्योरम्स के अंदर आएंगे तो मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगी। बाकी एक बार आपको ये टर्म्स देख लेनी चाहिए सो डैट आपको आगे की थ्योरम के अंदर टर्म्स फेमिलियर लगे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, आपके पास आर एक कॉम्पिटिटिव रिंग है और एक एलिमेंट है डी बिलोंग्स टू आर इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। उसको जीसीडी कब कहेंगे, ए बी एलिमेंट का जीसीडी कब कहेंगे इस डी को, जब डी डिवाइड करे ए को या और डी डिवाइड करे बी को। यानी कि ये जो हमारे पास डी आया है, डी जो नंबर है उसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तब कहेंगे जब वो डी ए को भी डिवाइड करे बी को भी डिवाइड करे, और जब जब आपके पास एक नंबर मिल गया सी, एक और नंबर है सी, एक ऐसा नंबर जो इसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, डैट इज ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी, तो पक्का है सी हमारे पास उससे छोटा होगा, डी से छोटा होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल नॉर्मल लाइफ में जो हम नंबर्स में अभी तक करते थे, 9th क्लास में भी हमने GCD LCM निकालने देखे हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है 12, एक नंबर है 6, ठीक है, 2 तो यहाँ पर C की वैल्यू आ रही है और 4 यहाँ पर आ रही है D की वैल्यू। अब आपको पता है 4 जो नंबर है वो 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 हमारे पास 16 को भी डिवाइड कर रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब एक ऐसा नंबर और मिल गया मुझे C, डैट इज 2, 2 भी क्या कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 16 को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ से हमारे पास ये भी मिल गया कि 2 4 को डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास ये जो C है ये तो इससे छोटा है D से, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट कौन सा आ जाएगा आपके पास, D, डेट इज़ 4। ये मैंने आपको एग्जांपल से और क्लियर कर दिया क्योंकि ऑलरेडी ये कंसेप्ट हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, इससे पहले भी 6th-7th क्लास में भी हमने ये कंसेप्ट पढ़ रखा हुआ है, ठीक है। तो ये था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बस फ़र्क क्या है, पहले एलिमेंट्स हम रियल नंबर में से लेते थे और अब की बार हम ये एलिमेंट्स कहाँ से लेंगे, कॉम्पिटिटिव रिंग आर के अंदर से, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक तो रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम, सेकंड है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम क्या है। को प्राइम अभी तक जब हमने रियल के लाइफ में देखा था तो हमने क्या देखा था, वो दो नंबर्स जिनका जीसीडी क्या आ जाए 1,
ठीक है। यहाँ पर कौन से दो नंबर आएंगे नॉन ज़ीरो एलिमेंट जिनका जीसीडी आ जाए यूनिट। तो हमारे पास दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए बी को इंटीग्रल डोमेन आर का तब कहेंगे विद यूनिटी, यानी कि जो आपके पास इंटीग्रल डोमेन है आर उसके पास यूनिटी होना चाहिए। उसके दो एलिमेंट आपने उठाए, कौन कौन से एलिमेंट्स हम उठा रहे हैं? एलिमेंट हम उठा रहे हैं ए और बी, दोनों ही क्या है नॉन ज़ीरो। इसको हम रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम तब कहेंगे जब ए और बी का जीसीडी आपके पास क्या बन जाए, ये यूनिट बन जाए। ठीक है, पहले हम क्या लेते थे, जैसे 2 और 3 है, इनका आपके पास जीसीडी क्या बन रहा था 1। नॉर्मल लाइफ में 6-7 में हमने देखा, हम इनको क्या बोल देते थे को प्राइम, जिनका जीसीडी बनना चाहिए। अब हम क्या देखेंगे, पहली कंडीशन ए और बी नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ए और बी हमने उठाने कहाँ से, इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी से। ठीक है, इनको हम को प्राइम तब कहेंगे जब इनका जीसीडी क्या आ जाए यूनिट, इनका जीसीडी क्या आ जाए आर की यूनिट। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पास को प्राइम नंबर। इसके बाद हम देख लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए वही जो हमने जीसीडी के अंदर देखा था, आर कॉम्यूटेटिव रिंग होगी। एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट एल बिलोंग टू आर को आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल टू एलिमेंट्स का तब कहेंगे ए बी का, जब आपके पास ए एल को डिवाइड कर रहा है, बी एल को डिवाइड कर रहा है। ए और बी दोनों ही हमारे पास एल को डिवाइड कर रहे हैं, और अगर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट सी मिल जाता है तो वो लीस्ट नहीं होगा, वो उस एल से बड़ा ही होगा। डैट इज़ अगर वो सी सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जिसको एल कर रहा था, यानी कि एल की जगह अगर हम सी को रिप्लेस कर दे तो वो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे पास एल से तो बड़ा ही होगा सी, यानी कि एल डिवाइड करेगा सी को। उसके अंदर हमारे पास जी सी डी के केस के अंदर क्या था, अगर डी डिवाइड कर रहा है ए को और डी डिवाइड कर रहा है बी को, तो हमारे पास अगर सेम कंडीशन सी सेटिस्फाई करे, सी डिवाइड करे ए को, सेकेंड कंडीशन ये थी, और सी डिवाइड करे बी को, तो हमारे पास जो सी है वो डिवाइड करेगा डी को। ग्रेटेस्ट आएगा ना ये वाला, हाँ ठीक है, सी हमारे पास डिवाइड करेगा डी को। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है यूक्लिडियन रिंग्स। यूक्लिडियन रिंग्स हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन डैट इज एन इंटीग्रल डोमेन, जो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन का आपको पता ही है क्या होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अभी मैंने आपको पहले भी बताया इसी वीडियो के अंदर, ठीक है, और हम ये चीज़ रिंग के अंदर भी पढ़ चुके हैं, रिंग वाले चैप्टर 5 के अंदर। एक ऐसे इंटीग्रल डोमेन को हम यूक्लिडियन रिंग होने के लिए कौन सी ऐसी कंडीशन है जो उसे सेटिस्फाई करानी होगी, तो वो देखिए, अगर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए बिलोंग टू आर, वी कैन असाइन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर डी ऑफ ए। ध्यान से देखो, आर जो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है डेट इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, उसको हम यूक्लिडियन रिंग तब कहेंगे जब कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए बिलोंग टू आर, हमारे पास एक ऐसा नॉन ज़ीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर डी ऑफ ए हम असाइन कर पाए सच दैट, कोई भी ए और बी ले लो आप, ठीक है, जो डी ऑफ ए, और इस डी ऑफ ए को हम कहते क्या है, इस फंक्शन डी को हम कहते क्या है, इस डी को हम कहते हैं वैल्यूएशन, यूक्लिडियन वैल्यूएशन। ठीक है, तो डी ऑफ ए की जो वैल्यू है वो डी ऑफ ए बी से लेस देन और इक्वल टू आएगी। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, जिसका हम यूक्लिडियन वैल्यूएशन निकाल रहे हैं वो हमारे पास एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो एलिमेंट। नॉन ज़ीरो एलिमेंट हम लेंगे ए बिलोंग टू आर, हमें एक ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर असाइन कर पाए डी ऑफ ए सच डैट डी ऑफ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए बी। सेकेंड क्या है हमारे पास कंडीशन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, जहाँ पर आपके पास ये जो b है ये नॉन ज़ीरो है, देयर एग्जिस्ट q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आइदर, अगर आपके पास एक ऐसे ए बी मिल रहे हैं आपको जहाँ पर ये आपको b पता है नॉन ज़ीरो है, ठीक है, और देयर एग्जिस्ट आपके पास एक ऐसा q और r मिल रहा है सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आपके पास या तो r क्या होगा, ये आपके पास रिमाइंडर आएगा ही नहीं, रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल होगा,
या फिर ये रिमाइंडर क्या होगा, इस b से कम होगा। नॉर्मली b, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 14, इसको हम क्या लिख रहे हैं 5 इंटू 2 प्लस 4। तो या तो ये एलिमेंट रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है 0, या फिर इस 5 से क्या होता है कम, क्योंकि यहाँ पर हमने डिवाइड किसको किया है 5 को 14 से। ये मैंने आपको नॉर्मली नंबर्स के अंदर बताया है, इसके अंदर हमने एलिमेंट्स लेने हैं रिंग के। ध्यान में ये रखना है हमारे पास सेकेंड कंडीशन के लिए कि ये जो एलिमेंट है बी ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, इसको हम ज़ीरो नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रल डोमेन आर को हम यूक्लिडियन रिंग तब कहेंगे जब कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन, जो आपके पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ए, आप एक ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर असाइन कर पाए डी ऑफ ए सच दैट, जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज Euclidean valuation of A is less than or equal to Euclidean valuation of AB. For all AB belong to R, there exists Q and R in R such that A is equal to BQ plus R. ठीक है, जहाँ पर या तो आपके पास R जीरो के इक्वल हो या फिर D ऑफ R लेस देन हो D ऑफ B से। ठीक है, तो ये थी हमारे पास यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन। आई होप आपको सारी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर आएगा उसके अंदर हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम। ठीक है, तो अब आगे फर्दर इतनी कोई डेफिनेशन नहीं है, सारी डेफिनेशन ऑलमोस्ट पहले ही आ चुकी हैं। इतनी ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर थ्योरम्स भी नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, और जितनी भी थ्योरम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये सारे थ्योरम बहुत अच्छे से करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी थ्योरम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।